नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहां पर हमने कल के लेक्चर में गाओ लाओ तक का कवर कर लिया था। आज हम आगे केनकथा पर चर्चा करेंगे, जो कि एक गाय की महत्वपूर्ण किस्म है। तो आगे लेक्चर पर चर्चा करने से पूर्व जो भी नए बंधु भाई हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको सूचना भी मिल जाए वीडियो की हमारी। तो खैर, बात करते हैं आज की केनकथा पर। क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु, क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो केनकथा या केन नदी से संबंधित है। केनकथा एक गाय की किस्म है, या किसकी किस्म है, या गाय की किस्म है एक, जो कि भारवाही प्रकार की है। एक भारवाही गाय की किस्म है केनकथा या केन नदी। जो केन नदी आपकी है, उसके नाम पर ही केनकथा का नाम रखा गया है। यह भारत की देसी नस्ल है। किस प्रकार की नस्ल है? तो देसी नस्ल है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। जो बुंदेलखंड आपका एरिया है, केनकथा उससे संबंधित है। अब हम बात करते हैं मूल स्थान। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। जो केनकथा गाय है, यह आपके उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से भी संबंधित है। इसका एक अन्य नाम केनवारिया है। इसका एक अन्य नाम क्या है? यह आपका अन्य नाम हो गया, या फिर इसका एक उपनाम भी है। इसको अन्य नाम को उपनाम से भी कह सकते हैं। तो केनकथा केन नदी से संबंधित है। केन नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। भारत की देसी नस्ल है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है यह। और मूल स्थान, इसके अगर मूल स्थान की बात करी जाए तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। केनवारिया के नाम से इसका एक अन्य नाम है, जो केनवारिया के नाम से जानी जाती है। और किसका यह उदाहरण है? तो भारवाही नस्ल का उदाहरण है। अब हम सभी लोग इसकी विशेषताएँ देखते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं। इसका शरीर जो होता है छोटा होता है। शरीर का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। सिर जो होता है, वह सिर भी छोटा होता है। और इसका माथा जो होता है चौड़ा होता है। सिर जो होता है दोस्तों छोटा और चौड़ा होता है। माथा जो होता है डिस्क आकार का होता है। तो यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस गाय का जो मस्तक होता है, माथा होता है, डिस्क आकार का होता है? तो कौन सी गाय है आपकी? केनकथा गाय है। इसका जो माथा होता है दोस्तों, डिस्क के आकार का होता है। तो शरीर छोटा हो गया, सिर छोटा एवं चौड़ा, और माथा डिस्क आकार का हो गया। अच्छा, कानों में इसके लटक होती है। जो कान होते हैं दोस्तों, लटक, इनके कानों में लटक पाई जाती है। इनके कानों में लटक होती है। और कमर अगर इनकी जो होती है सीधी होती है। कमर किस प्रकार की होती है? अपेक्षाकृत सीधी होती है। कमर इनकी सीधी होती है। अब इसके हम रंग की बात करते हैं। जो केनकथा गाय है, इसका रंग कैसा होता है? तो सिल्वर से लेकर के स्लेटी तक, सिल्वर से लेकर के स्लेटी, आयरन स्लेटी, या फिर स्टील काला, इस प्रकार की जो रंग होते हैं, इन रंगों में से कोई एक रंग प्रकार की जो होती गायें पाई जाती है। तो सिल्वर से स्लेटी हो गया आपका, आयरन स्लेटी हो गया, और या फिर स्टील काला हो गया। तो हमने इसके रंगों पर बात कर ली। अब हम प्रजनन क्षेत्र समझते हैं। इसका जो प्रजनन एरिया है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश में जो पन्ना इलाका है, वहाँ पर इसका एक प्रजनन केंद्र स्थित है। छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं जो इसके प्रजनन क्षेत्र? मध्य प्रदेश का हो गया आपका पन्ना, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया। ये हो गया आपके मध्य प्रदेश के, जहाँ पर इनका प्रजनन केंद्र स्थित है। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। बांदा जिलों में स्थित है ललितपुर, और बांदा इंपॉर्टेंट है। तो इनका प्रजनन क्षेत्र मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए कौन कौन से इलाकों से, हालांकि आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ हो गया। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर, टमीरपुर, यह हमीरपुर है दोस्तों, हमीरपुर, बांदा जिलों में स्थित है। और कौन सा जिला? हमीरपुर जिला, इनके प्रजनन क्षेत्र स्थित है। यह कठिन वातावरण के प्रति सहनशील है। कठिन वातावरण का तात्पर्य क्या है? कठिन वातावरण मान लीजिए कि जैसे तापमान अधिक हो गया, थोड़ा जल की मात्रा कम है, ये जो विषम परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से वह भी वातावरण के प्रति सहनशील है। विषम परिस्थितियों को भी वह सह सकती हैं। छोटे परिवारों में लोकप्रिय है। छोटे परिवारों का तात्पर्य क्या है? जिनकी मासिक आय या वार्षिक आय अपेक्षाकृत कम है। छोटे परिवार, सीमांत, लघु किसान, ये सभी हैं। इनके जो इन क्षेत्र जो ये हैं, सीमांत हो गया, लघु किसान हो गया, आपके सीमांत, लघु किसान,
ये सभी जो हैं इनके परिवारों में ये काफ़ी लोकप्रिय है। सींग जो होती है सींग पोल के बाहरी कोड़ों से आगे की दिशा में निकलते हैं। सींग जो होते हैं पोल के बाहरी कोड़ों से आगे की दिशा में निकलते हैं और नुकीले बिंदुओं पर समाप्त होते हैं। और किस बिंदुओं पर समाप्त होते हैं? तो नुकीले बिंदुओं पर समाप्त हो जाते हैं ये। रंग की बात की जाए अगर, ये सरडिया नहीं राख्या कलर का होगा। राख्या एक रंग है, तो राख्या कलर का। कान इनके छोटे और नुकीले होते हैं, कानों में हल्की लटक भी होती है और ये नुकीले कलर के नुकीले इनके कान होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग केनकथा के बारे में अच्छे समझ पाए होंगे। पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं, फिर एक बार फिर से देख लेंगे। अब हम हल्लीकर गाय के बारे में पढ़ेंगे। हल्लीकर गाय क्या है? तो यह दक्षिण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से तथा मंड्या, बेंगलोर, टुमकुर, कोलार क्षेत्रों में पाई जाती है। हल्लीकर कहाँ का पाई जाती है? हालांकि कर्नाटक बहुत ही चर्चित स्थान रहा है हल्लीकर को लेकर के। अच्छा, यह हल्लीकर समुदाय था, उसी के नाम पर स्थानीय रूप से इसका नामकरण किया गया था। तो दक्षिण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले, मंड्या, बेंगलोर, टुमकुर, कोलार इन क्षेत्रों में यह हल्लीकर पाई जाती है। इनके लंबे सींग सीधे पीछे की ओर झुके होते हैं। इनके सींग कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, सीधे होते हैं। सींग जो होते हैं अपेक्षाकृत लंबे, सीधे और पीछे की ओर झुके होते हैं हल्का। प्रति ब्यात के हिसाब से 500 से लेकर के 550 लीटर दूध देती हैं। प्रति ब्यात के हिसाब से 500 से लेकर के 550 लीटर दूध देती हैं। वसा की अगर बात करें, हल्लीकर जो किस्म है, हल्लीकर गाय की एक किस्म है, 5.7% वसा पाई जाती है। तो हल्लीकर जो है हल्लीकर समुदाय के नामकरण पर इसका नामकरण हुआ। हल्लीकर समुदाय से संबंधित है यह हल्लीकर समुदाय से संबंधित है। वसा की अगर बात करें तो 5.7% वसा इसमें पाई जाती है। इनके जो दूध होता है प्रति ब्यात के हिसाब से 500 से लेकर के 550 लीटर दूध देती हैं ये। दिया हुआ भी दोस्तों कि हल्लीकर समुदाय पर आधारित तथा हल्लीकर बेल्ट में विशेष रूप से रामनगर, विशेष रूप से आपका कौन सा क्षेत्र? ये रामानगर जो है आपका रामानगर क्षेत्र, मगधी, कनकपुरा को हल्लीकर मवेशियों की मूल बेल्ट माना जाता है। तो हल्लीकर मवेशियों की मूल बेल्ट कौन कौन सी है? मूल बेल्ट जो हल्लीकर समुदाय की मूल बेल्ट कौन कौन से, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? रामनगर हो गया आपका, मगधी हो गया, कनकपुरा हो गया। रामनगर, मगधी, कनकपुरा इनको क्या कहा जाता है? हल्लीकर समुदाय की जो है मूल बेल्ट कहा जाता है। यह एक प्रकार की मूल बेल्ट का तात्पर्य बहुत ही चर्चित जो जिस पे विशेष इस तक को जो कोई स्थान विशेष मूल किस्म से संबंधित हो वहाँ का। तो ये होगी आपकी मूल बेल्ट रामनगर। इसमें मूल बेल्ट में रामनगर हो गया, मगधी और कनकपुरा शामिल है। प्राय यह माना जाता है कि रामनगर, मगधी, कनकपुरा में पाए गए बछड़े मूल नस्ल की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो इन क्षेत्रों में जो बछड़े पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में जो बछड़े पाए जाते हैं उनमें उस किस्म की मूल विशेषताएं पाई जाती हैं, मूल नस्ल की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उसमें मूल नस्ल की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए रामनगर जिले के स्टड बैल, रामनगर जिले में कहाँ पर? रामनगर जिले में स्टड बैल पाए जाते हैं। स्टड बैल का उपयोग अन्य जिलों में प्रजनन के लिए किया जाता है। तो जो रामनगर में स्टड बैल पाए जाते हैं उसका प्रयोग जो अन्य जिले आसपास के इलाके हैं वहाँ पर मूल रूप से उसके प्रजनन के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न भी बन सकता है कि जैसे स्टड बैल का उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है, या किस किस्म से संबंधित है या किस समुदाय से संबंधित है? तो हल्लीकर समुदाय से संबंधित होगा आपका। अच्छा, इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा ये लाइन जो कॉन्सेप्ट है कठिन भी है। हल्लीकर समुदाय पर आधारित हल्लीकर बेल्ट में विशेष रूप से हल्लीकर बेल्ट में रामनगर हो गया आपका, मगधी, कनकपुरा
को हल्लीकर मवेशियों की मूल बेल्ट माना जाता है। तो कह रहा है कि हल्लीकर मवेशियों की मूल बेल्ट कौन कौन सी हो गई। हल्लीकर मवेशियों का तात्पर्य जो ये हल्लीकर किस्म है वहाँ पर अपेक्षाकृत इनकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, रामनगर, मगधी और कनकपुरा में। प्राय यह माना जाता है कि रामनगर, मगधी और कनकपुरा जो 3 इलाके हैं, जो 3 जिले हैं, ये इनमें जो बछड़े पाए जाते हैं वह मूल नस्ल की उनमें विशेषताएं होती हैं। जो हल्लीकर किस्म की जो मूल नस्ल होती है उसकी विशेषताएं पाई जाती हैं। तथा रामनगर जिले में स्टड बैल होते हैं, इनका प्रयोग अन्य जिलों में प्रजनन के लिए किया जाता है। इस नस्ल के बैल अपनी ताकत व सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। इस नस्ल के जो बैल होते हैं उनमें अपेक्षाकृत ताकत अधिक होती है, सहन शक्ति भी अधिक होती है। सहन शक्ति का तात्पर्य क्या है, विषम परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम होते हैं। परिस्थिति चाहे जितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वो काम करने में सक्षम होंगे और उनके अपेक्षाकृत अधिक ताकत भी होती है, मजबूत कांठी के होते हैं। अब हम हल्लीकर गाय की उपनस्लों के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कुछ उपनस्लें हैं। तो जो उपनस्लें होती हैं उसमें अधिकांश बाल भूरे होते हैं। जो उपनस्लें होती हैं उनमें अधिकांश बाल जो होते हैं भूरे होते हैं। अब इसकी उपनस्लें कौन कौन सी हैं, सूजी, मल्लिगे, हॉलिकर। नंबर ए, ऐसे समझते हैं इसको हम। कहीं कहीं पर हल्लीकर लिखा मिलेगा, कभी कभी हॉलिकर लिखा मिलेगा। तो हल्लीकर जो किस्म है इसकी उपनस्लें कौन कौन सी हैं, ए हो गई आपकी सूजी, मल्लिगे, हल्लीकर, ये आपकी ए किस्म हो गई। बी किस्म इसकी हो गई बेटदापुरा। बी किस्म आपकी हो गई बेटदापुरा। सी हो गई आपकी उपकिस्म कौन सी हो गई, गुजमाओ। डी हो गया आपका अमरावती। ई हो गया चिंतामणि। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो सूजी में लिखा है कि रामनगर जिले के या मूल रूप से रामनगर जिले में पाए जाते हैं, रामनगर जिले से संबंधित हैं। तो रामनगर जिले से संबंधित हैं। और बैल सुंदर व सूरजपूर्ण होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो रामनगर जिले में जो बैल पाए जाते हैं अपेक्षाकृत अधिक सुंदर होंगे और सूरजपूर्ण होंगे। सुंदर हो गए। अब बेटदापुरा की अगर हम बात करें, बेटदापुरा, पांडवपुर, मांड्या अन्य हालिकर उपनस्लों की तुलना में ऊंचाई में छोटे होते हैं। जो अन्य हालिकर की जो अन्य उपनस्लें होती हैं उनकी तुलना में छोटे होते हैं अपेक्षाकृत। तो ये बेटदापुर, पांडवपुरा, मांड्या इन क्षेत्रों में जो गाय की उपनस्लें पाई जाती हैं इनकी ये क्या होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं अन्य किस्मों की अपेक्षा। इसी जो हॉलिका समुदाय की अन्य उपनस्लें हैं उन्हीं की अपेक्षा दोस्तों बेटदापुरा में अपेक्षाकृत छोटे किस्म के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये गुजमाओं की कुछ खास विशेषता नहीं नोटिस करने योग्य। अगला हमारा है, अगली हमारी उपनस्ल है अमरावती। तो अमरावती में क्या है, अमरावती की विशेषता क्या है, बालों का जो कोट होता है भूरे रंग का होता है। कोट किस प्रकार का होता है, बालों का भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। अब अगला हमारा चिंतामणि है। अगली किस्म कौन सी है, उपकिस्म चिंतामणि। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से हल्लीकर किस्म का कौन सी उपनस्लें हैं या कौन कौन सी उपनस्लों में विभाजित किया गया है। तो यही सब आपकी हो गई, सूजी, मौलिका, हल्लीकर हो गया, बेटदापुरा, पांडवपुरा हो गया, गुजमाओ हो गया, अमरावती, चिंतामणि की किस्म कौन सी विशेषता होती है, जो इसके गाय के जो बाल होते हैं काले होते हैं। बाल जो होते हैं वो काले होते हैं। आप सभी लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ भी है। अमरावती
बालों का जो कोट होता है भूरे रंग का होता है। चिंतामणि, इस चिंतामणि के बाल जो होते हैं काले होते हैं। एकमात्र देसी नस्ल जिसका उपयोग बैल तथा गाय दोनों का जुताई में प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी किस्म है, एकमात्र एक ऐसी देसी नस्ल का उदाहरण है दोस्तों जिसका उपयोग बैल तथा गाय दोनों का जुताई में प्रयोग किया जाता है। जुताई में हल्लीकर समुदाय का जो जुताई में बैल तथा गाय दोनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब बैलों का भी प्रयोग किया जाता है और गाय का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी ताकत भी अपेक्षाकृत अधिक होती है और सहनशील भी अधिक होते हैं। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम सभी लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम नज़र डाल लेते हैं। ये हो गए आपके अन्य तथ्य। यह जो हल्लीकर समुदाय की जो हल्लीकर जो किस्म है गाय की, यह करीब 18 से 20 घंटे तक काम कर सकती हैं। कितने घंटों तक? तो अगर बात की जाए कि 18 से 20 घंटों तक काम कर सकती हैं। 18 से 20 घंटों तक कार्य कर सकती हैं। अट्ठारह से लेकर के 20 घंटों तक ये लगातार कार्य कर सकती हैं। लगातार का तात्पर्य क्या? थोड़ा बहुत आराम करके चारा पानी अपना खा पी के आराम से 18 से 20 घंटे तक कार्य कर सकती हैं। अगली हमारी विशेषता क्या है इसकी? ये अगला तथ्य कौन कौन सा? ये तेलंगाना के रॉयल सीमा क्षेत्र में हॉलिकर को सीमा गायों के नाम से जाना जाता है। तो जो तेलंगाना का जो रॉयल सीमा क्षेत्र है वहाँ पर इन्हें सीमा गायों के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना का रॉयल सीमा क्षेत्र। तो तेलंगाना का जो रॉयल सीमा क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर इनको सीमा गायों के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक अन्य उपनाम क्या है? सीमा गाय। अब बात करें यहाँ तमिलनाडु व कर्नाटक की भी सीमा भी देखी जाती है। तेलंगाना के जो रॉयल सीमा क्षेत्र है वहाँ पर तो इनको सीमा गाय के नाम से जाना जाता है, किंतु यह तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु व कर्नाटक में भी देखने को मिलती हैं। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु व कर्नाटक क्षेत्र में भी देखने को मिलती हैं। और गौर करने वाली बात यह है, इस नस्ल के जो मवेशी होते हैं उसको हम अमृत महल की जो किस्म होती है उस मवेशियों की उत्पत्ति के समान माना जाता है। किससे संबंधित हैं या किससे मिलती जुलती हैं? तो अमृत महल मवेशियों की उत्पत्ति कहा जाता है। अमृत महल मवेशियों की उत्पत्ति कहा जाता है। तो जो हल्लीकर गाय है आपकी 18 से 20 घंटों तक कार्य कर सकती है। तेलंगाना का रॉयल सीमा क्षेत्र में इसको सीमा गाय के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु व कर्नाटक क्षेत्र में भी पाई जाती देखने को मिलती हैं। अमृत महल मवेशियों की उत्पत्ति किससे संबंधित है या कौन है? तो हल्लीकर किस्म है। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेकर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अच्छा, अंडा व मांस के उत्पादन को लेकर के हम कुछ एक आंकड़ा प्रकाशित किए थे दोस्तों, हम सभी लोग उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो विश्व में जो भारत है अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। इधर नोट रहने देते हैं, इधर थोड़ा समझते हैं, क्योंकि कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं जो आपके PDF में नोट नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। इधर देख लेते हैं, जो अंडा उत्पादन की अगर हम बात करें विश्व के लिहाज से कुछ हालिया आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपके काम ही आएगा। भारत जो है अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसका तीसरा स्थान है वैश्विक दृष्टिकोण के हिसाब से, अर्थात विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगर हम मांस उत्पादन के हिसाब से बात करें, मांस के हिसाब से, तो मांस उत्पादन में यह 8वें स्थान पर है। तो जब अंडा उत्पादन की बात करी जाए वैश्विक दृष्टिकोण से तो यह तीसरे स्थान पर है। अगर मांस उत्पादन की बात करी जाए वैश्विक दृष्टिकोण से तो मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। अब 2021-22 की अगर हम बात करते हैं, 2021-22 की तो करीब 132.6 बिलियन अंडों का उत्पादन हुआ था। 132.60 बिलियन, सॉरी दोस्तों 60 बिलियन होगा आपका,
तो 2021 वर्ष 2021-22 में अंडों का अगर हम उत्पादन की बात करें तो 132.60 बिलियन अंडों का उत्पादन हुआ था, जो कि प्रतिवर्ष 7.4% की दर से वृद्धि हो रही। वहीं बात करी जाए तो 7.4% की दर से वृद्धि हो रही प्रतिवर्ष के हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कि वर्ष 2021-22 में 132.60 बिलियन अंडों का उत्पादन रहा, तो 7.4% की जो वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष के दर से। कहने का मतलब 2021-22 से लेकर के 22-23 में, जो 22-23 में जब वृद्धि हुई 7.4% दर के रेट के हिसाब से इसकी ग्रोथ रेट रही। मांस उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, मांस उत्पादन की 2021-22 में मांस उत्पादन कितना रहा है? तो मांस उत्पादन रहा 9.929 मिलियन टन, 9.29 मिलियन टन यह मांस उत्पादन रहा है। 2021-22 में मांस उत्पादन 9.29 मिलियन टन रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें वहीं मांस उत्पादक राज्यों में, तो कहीं कहीं आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा पहला स्थान, कहीं कहीं आपको महाराष्ट्र मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग दोनों समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि क्या ऑप्शन दे दे और एग्जामिनर के मूड की बात की है। तो मांस उत्पादन में अगर बात करें तो महाराष्ट्र आपका हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये क्रमवार के लिहाज से उत्पादन में इनका अग्रणी राज्य हैं। और ऊन उत्पादन की बात करी जाए तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी आपके ऊन उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। अच्छा, जब हम सभी लोग 20वीं गणना पढ़ रहे होंगे पशुगणना, तो हम इस पर चर्चा अच्छे से बात करेंगे कि कौन कौन से लेकर के कितनी गोवंशीय संख्या रही, कितनी भैंसों की संख्या रही, भेड़ों की क्या संख्या रही थी। हालांकि मेरे ख्याल से 20वीं पशुधन गणना के हिसाब से कोई प्रकाशित नहीं हुई, और पहली कब प्रकाशित हुई थी, आखिरी कब प्रकाशित हुई, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज तक का लेक्चर हमारा यही था दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।